किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। थाई अमरूद की बागवानी से कमाएं अच्छा मुनाफा। मटर की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और नियंत्रण के उपाय। देश के कई किसान विभिन्न तरह के फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के काचवा गांव में रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान ईश्वर कुमार से मिलवा रहे हैं, जो 1 एकड़ एरिया में थाई अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। सर मैंने ये 6 जुलाई 2019 को लगाया था। ये सर 1 एकड़ लगाया मैंने। ये सर थाई वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है। ये इसको थाई गुआवा बोलते हैं। ये पौधे मैं छत्तीसगढ़ से लाया था। और ये अमरूद मान लो जैसे शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ये लाइट मीठा होता है, इतना इसके अंदर ज़्यादा मिठास नहीं होती। ये लाइट मीठा होता है, इसके अंदर बीज भी बहुत कम होते हैं। किसान भाइयों, इस किस्म के अमरूद के एक फल का वजन आधा किलो या इससे भी अधिक रहता है और यह खाने में काफी स्वादिष्ट भी लगता है। इस किस्म के फलों में बीज कम और नरम रहते हैं, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं, जिस कारण इस किस्म के अमरूद की बाजार में अधिक डिमांड रहती है, जिसकी सफल बागवानी करके किसान अच्छा लाभ कमा रहा है। इससे पहले मैंने खेत को जैसे अच्छी तरह बुआई करा के सब करा के इसके बेड बना के तैयार करवाया। एक बेड पर 24 पौधे हैं और 21 लाइनें हैं ये। और पौधा रोपण करके फिर मैं इसकी देखभाल करता रहा धीरे धीरे। ड्रिपिंग के थ्रू हम इसको पानी देते हैं। कोई भी इसको न्यूट्रिएंट वगैरह सब चीज़ ड्रिपिंग के थ्रू देते हैं, कोई भी बगैर उसके नहीं देते। हम इसमें सर जैसे NPK देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर देते हैं और गोबर की खाद भी डालते हैं। मतलब ये जनवरी में फल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें हर पौधे में तकरीबन 15 से 20 किलो गोबर की खाद देंगे इसको, हर एक पौधे को। उसके बाद इसकी खुदाई होगी, खुदाई होकर फिर इसको ड्रिप के थ्रू पानी देंगे सारा। तो इसको जैसे पानी देंगे वो गोबर की खाद मिक्स होकर ये अपने आप खींचता रहेगा, खाता रहेगा उसको। अमरूद बिल्कुल बेर के आकार का होता है, छोटे साइज का। उस टाइम पे इसकी बैगिंग की जाती है। इस पर 3 तरह की बैगिंग करते हैं। एक पहले नेट फॉर्म चढ़ाते हैं, उसके बाद एंटीफॉग लिफाफा है, उसके बाद अखबार लपेटते हैं, या एक लिफाफा आता है मोटी लेयर का। ये अमरूद मिट्टी, धूल, मक्खी, मच्छर सबसे बचा रहता है, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह इफेक्ट न पड़े। साफ़ सुथरा फल और मक्खी मच्छर से सब चीज़ से बचा रहता है। ये सिर्फ हम इसके ऊपर हल्की फुल्की स्प्रे करते हैं सुंडी के लिए, उसके अलावा और कोई स्प्रे नहीं करते। जैसे 2 साल तक इन्होंने फर्स्ट टाइम भी, पहले साल भी फल आया इस पर, मैंने तोड़ के उसको नीचे गिरा दिया, लेना नहीं था। तो उसके बाद दूसरे साल के बाद फिर फल आया। फिर उसके बाद हमने इस पे से 5 अमरूद लिए एक पौधे से। उसके बाद हमने अगले साल फिर इसकी अमरूद को डबल कर दिया। जैसे 5-7 अमरूद की बजाय फिर 10-12 लिए, 15 अमरूद लिए किसी पौधे से। तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं।
एक पौधे पर सर हम जैसे फल लेने को तो अभी तो हम ले रहे हैं 10 से 15 किलो तक। वैसे हम इस पे से 50 किलो तक फल ले सकते हैं। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का तना मजबूत होगा ताकि वो 50 किलो फल लेने के लायक हो जाए। हम इसको सर मंडी में ना बेच के होलसेलर की बड़ी दुकानों में बेचते हैं, जो जिसका साय वगैरह का शादियों का काम चलता रहता है, तो हम वहाँ उनके पास बेचते हैं। ऑनलाइन भी हम इसको अभी वो बना रहे हैं अपनी साइड कोई, जिस पे हम ऑनलाइन भी सेल करें। अगर कोई हमारे से 5 किलो से 10 किलो तक ऑनलाइन भी मंगवाना चाहे तो हम उसको होम डिलीवरी कर सकते हैं। ये सर हमारा, जैसे हम यहाँ बाग में बेचते हैं 50 रुपये किलो, मार्केट में अगर देखे आएंगे 50, 55, 60, 65 जैसे मार्केट का रेट होता है। सर अभी तो मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम ये चल रहा, मतलब दूसरा फल लिया है मैंने ये, तो तकरीबन 2 लाख का निकल गया था दोनों सीजन का मिला के। और इस पर खर्चा आया था मेरा शुरुआत में 2 से 2 लाख रुपया। जैसे 1 लाख के पौधे पड़ गए, उसके बाद मैंने इस पर ड्रिपिंग करवाई। किसान भाइयों, शुरुआती 4 से 5 सालों तक पौधे छोटे रहते हैं। इस दौरान अमरूद के पौधों की 2 लाइनों के बीच खाली पड़ी जगह में आप कम बढ़ने वाली फसलों या सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ऐसा करने से खाली पड़ी जमीन का तो सदुपयोग होगा ही, साथ ही इससे आप अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। सर हम तो किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि भी जैसे गेहूं जीरी से को हटा कर कोई और नई फसल किसी भी तरह की, जैसे मक्की, बाजरा, कपास या फिर बागबानी, किसी भी तरह का कोई भी। अब जैसे एक ड्रैगन का चल रहा है सर, ड्रैगन का फ्रूट लगाया था घरोंडा के पास, वहाँ भी एक किसान ने लगाया है, वो अमेरिका में नौकरी करता था। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे भी किसान भाई कोई थोड़ा बहुत जीरी को हटा कर कोई और नई फसल शुरू करे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मटर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और देर से बोई गई फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। लेकिन मटर की फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मटर की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.P. प्रसाद। किसान भाई मटर की फसल लगाए हुए हैं। हम जानते हैं कि मटर का खास करके हम लोग सब्जी और साथ ही साथ दलहन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई चूँकि ठंड बढ़ गई है और ऐसे में जैसे टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, वैसे में मटर में जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम हिंदी में चूड़ील आसिता रोग कहते हैं, इसकी लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और किसान भाई ये देखा गया है कि जब फली बनने की अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर ये रोग लगता है तो लगभग इसमें 26 से लेकर के 47% तक उपज की नुकसान होती है। तो वैसे में किसान भाई सबसे पहले ज़रूरी ये है जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है उसकी पहचान आप करें। सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे अपने खेत में तो देखेंगे कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर सफ़ेद कलर का आपका एक दही नुमा आकृति रहता है, और जब उसको आप अंगुली से छुएंगे तो वो सफ़ेद जो है चूर्ण होता है वो आपके अंगुली में लग जाता है।
और ऐसे में पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है और पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं और पूरी पत्ती नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो फली बनती है उस अवस्था में जब ये रोग लगता है तो उपज काफ़ी प्रभावित होती है। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग का प्रभाव फलियों पर भी होता है। फलियां कच्ची, हरी और चपटी रह जाती हैं। तो किसान भाई इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप कोशिश ये करें कि जब भी मटर की आप खेती करें तो उसमें जो आप प्रभेद हैं, ऐसी प्रभेद जिनमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति रेजिस्टेंट रखती हैं, जिसमें आपका मालविया मटर 2 है, 15 है, साथ ही साथ अर्चना है, आपका अर्पणा है, अलंकार है, ये वेराइटी जो हैं ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति सहिष्णु वेराइटियाँ हैं। तो इनका आप चुनाव करें। साथ ही साथ कभी भी मटर को आप अकेले ना लगाएं, उसके साथ इंटरक्रॉप के रूप में आप मटर या बार्ली इन सब का आप या उसके साथ आप सरसों ये सब सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, यानी इंटरक्रॉपिंग करें। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। बीज को बोने से पहले थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण का बुरकाव करें। सल्फैक्स 25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। और उसके अलावा किसान भाई आप ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर आपकी खड़ी फसल पे पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप कहीं दिखाई देता है तो वैसे में आप कार्बेंडाजिम जो 50% होता है वेटेबल पाउडर, इसका आप 0.5% यानी का आप स्प्रे करें। इसके अलावा अगर रोग का प्रकोप आपको और दिखाई दे तो उसमें वैसी अवस्था में आप कैरेथान जो दवा होता है उसको 0.1% यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप पाउडरी मिल्ड्यू रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में हल्दी की खेती दक्षिणी पश्चिमी भाग में की जाती है और हल्दी की खेती करके किसान अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं काली हल्दी के बारे में। तो आप काली हल्दी से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक रविशंकर प्रसाद।
काली हल्दी के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि सामान्य हल्दी जो पीली हल्दी है उसे तो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये काली हल्दी औषधीय पौधे के रूप में बहुत ही प्रचलित है और इसका रंग भी पीली हल्दी से काफ़ी अलग होता है। इसे काटने पर इसका रंग ब्लू होता है और इसका उपयोग औषधीय के रूप में ही किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं एक और है कि इसके पत्ते के बीच में काले रंग के धारी होते हैं जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है। और चूंकि किसी भी खेत में जैसे ही हम लोग सिंचाई करते हैं तो खरपतवार की समस्याएं हमेशा आती रहती है। इस कारण हम लोग काली हल्दी को लगाते समय अगर हम लोग पुआल से अगर उसको ढक दें तो उसमें खरपतवार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और नमी को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर वहाँ जल जमाव की समस्या है भी तो हमें जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है और हम लोग इसमें 1 महीने के आसपास हम लोग इसमें मिट्टी को चढ़ाते हैं ताकि कंद ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके और उसे वो अवसर मिले कि उसमें जो रासायनिक खाद या उर्वरक की जितने भी मात्रा हमने दी है उसका उपयोग वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर हम लोग रासायनिक खाद की बात करते हैं तो हम यूरिया के 100 kg या 60 kg की मात्रा हम लोग पर हेक्टेयर में रखते हैं और 40 से 50 kg मात्रा हम लोग फास्फोरस और पोटासियम की रखते हैं। लेकिन यूरिया का आधी मात्रा हम लोग शुरुआत में देते हैं और बाकी फास्फोरस और पोटासियम की पूरी मात्रा हम लोग शुरुआत में खेती तैयार करने के पहले दे सकते हैं। हल्दी का प्रकंद विगलन रोग, यह रोग पीथियम नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं। पत्तियों का किनारा मुरझाया हुआ दिखाई देता है और पत्तियां मुरझाने भी लगती हैं। रोग से ग्रसित पौधे के तने पर गहरे भूरे रंग के जल सित विक्षत या धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। संक्रमण जड़ से राइजोम तक फैलता है जिससे आंतरिक ऊतक विघटित हो जाते हैं और बाहरी त्वचा गलने लगती है। प्रकंदों का चमकीला नारंगी रंग भूरा हो जाता है और सड़े हुए प्रकंद से दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार पर्णचित्ती रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों पर बहुत सारी छोटी छोटी कत्थई रंग की चित्तियां बन जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भंडारण से पहले लगभग आधे घंटे के लिए मैनकोजेब 0.3% के साथ बीज प्रकंद का उपचार करें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो तुरंत मैनकोजेब 2 ग्राम और कार्बन डाइजिम 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों और उसके आसपास क्षेत्रों में ड्रेचिंग करें। हल्दी पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार के रोग फसल में आए ही इसके लिए प्रकंदों को उपचारित करके ही बोए। फसल के साथ मक्का या मिर्च की अंतर्वर्तीय खेती करें। 3 वर्षीय सही फसल चक्र को अपनाएं। खेत में अधिक जल जमाव नहीं होने दें। जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी अधिक समय तक जमा होता हो वहां पर उठी हुई क्यारियों में हल्दी की बुआई करें। और इसका जब हम लोग इसको मई जून में लगाते हैं तो इसको हम लोग आपका जनवरी फरवरी के आसपास हम लोग इसको खेतों से निकालते हैं। और इसमें 2 तरह से, अगर हम लोग कभी ऐसा है कि अगर हम लोग पूरा पकाकर, जिसको फुल्ली मैच्योर्ड कहते हैं कि पूरा पकाकर हम लोग इसको निकालते हैं तो इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी कीमत भी हमको काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो ये आपका 190 से 210 दिन में इसकी खेती तैयार हो जाती है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यूकेलिप्टस और पॉपुलर वहाँ पर प्रचलित प्रजाति है जिसके बीच में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल कर हम लोग एक ही भूमि पर दुगनी से तिगनी आमदनी कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अमरपुरा जिला सीकर के किसान वीरेंद्र कुमार ने। आप बकरी पालन पर जानकारी चाहते हैं तो वीरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
में बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं। सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, चखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नज़र आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल है। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते, तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है। बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश में आराम से बकरियां रह सके, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है, क्योंकि ये ज़मीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। अतः इसके लिए ऊंचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी, बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है। बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं, या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं हैं, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए, और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियाँ हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय की कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियाँ हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार
जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है। और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से ये बच्चे दे सकती है और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई, रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है। इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा माना गया है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18